नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायं, नमो लो सव्यसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमने चर्चा की 3 शरीरों की विस्तार से, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। आहारक में एक चर्चा अपनी आई थी, अभी रह गई वो पेंडिंग, कि 54 शरीर हो सकते हैं एक साथ, अधिक से अधिक। ठीक है, तो उसको देखेंगे, कहीं मिलेगा तो आपको बताएंगे कैसे कैसे है। अब चर्चा करनी है हमको कारमान शरीर की। एक क्वेश्चन पूछना था हमें। हाँ, पूछिए। भैया, ये जो नीलांजना थी, ये देवों की विक्रिया ही थी? हाँ, ये देवी थी। उत्तर विक्रिया, उत्तर विक्रिया, उत्तर विक्रिया। तो देवियां होती हैं सब, मतलब देव नहीं होते, देवी विक्रिया रूप, देवी का रूप धारण करते हैं। देवियां भी होती हैं देवियां? हाँ, अच्छा। देवियां दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होती है, उनकी उत्पाद शैया दूसरे स्वर्ग तक है, उसके आगे नहीं है। और ऊपर की जो देवियां हैं वो जन्मती तो दो स्वर्गों तक ही हैं, तो वहाँ के जो देव हैं इनको ले जाते हैं यहाँ से। ठीक है ना, 16 स्वर्गों से ऊपर देवियां नहीं रहती। ठीक है, 16 स्वर्गों से ऊपर के देव अकेले रहते हैं, उनको अहमिंद्र कहते हैं। चलिए, कारमान शरीर। सचिन भैया का नंबर है आज। हाँ जी, क्या आ रहा है? शोर आ रहा है, जो कोई मशीन की चल रही हो। शोर आ रहा है? आप सबको भी आ रहा है क्या शोर? ऐसा कैसे? लीड दियो बेटा। चलिए, आप तो पढ़ना चालू कीजिए, मैं अपना म्यूट करता हूँ। कारमान शरीर से। कारमान शरीर सभी शरीरों को उत्पन्न करने वाला बीज भूत ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्ममयी अति उज्जवल श्वेत वर्ण रूप, यह चारों गति वाले और सभी संसारी जीवों के होता है। इसी की जघन्य अवगाहना औदारिक शरीर के समान अंगुल के असंख्यात्मय भाग प्रमाण और उत्कृष्ट अवगाहना केवली समुद्घात के सर्वलोक प्रमाण है। इसकी स्थिति अवयव और अवयव सम भव्य जीवों अभव्य और अभव्य सम भव्य जीवों की अपेक्षा परंपरा से अनादि अनंत है। भव्य जीवों की अपेक्षा परंपरा से अनादि शांत है। कर्म बंध की अपेक्षा जगन्य, एक समय और उत्कृष्ट स्तर कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति है। इस प्रकार 5 शरीर का स्वरूप जानना। भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अभी आ रही है क्या पीछे से आवाज? नहीं, अब नहीं आ रही भैया। नहीं आ रही, कुछ सेटिंग में गड़बड़ थी। हाँ, देखिए, कारमान शरीर क्या होता है, यानी अपने साथ जो 8 कर्मों का समुदाय है उसी को कारमान शरीर कहते हैं। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, श्वेत वर्ण रूप कारमान शरीर का जो क्या है, द्रव्य लेश्य,
क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कारमाण का योग विग्रह गति में ये आया था एक बार कि वो श्वेत रंग की द्रव्य लेशा होती है, सफेद रंग की, शुक्ल रंग की। तो इसीलिए हमने कहा था शायद इसीलिए फिल्मों वगैरह में जब दिखाते हैं ना कि आत्मा निकली, तो उसको सफेद रंग से दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्वेत वर्ण रूप, यह चारों गति वाले सभी संसारी जीवों के है, जिसके भी कर्म हैं उन सबके वो कारमान शरीर कहलाएगा। ये श्वेत वर्ण रूप है, आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कारमान शरीर बहुत सूक्ष्म है। भले ही वो श्वेत रंग का हो, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा, इंद्रियों का विषय नहीं है। देखो इसकी जगन्य अवगाहना औदारिक शरीर के समान, क्योंकि जितना बड़ा औदारिक शरीर होगा उसी प्रमाण आपके वो कारमान कर्मों का समुदाय भी उन्हीं प्रदेशों में रहेगा। इसलिए कारमान शरीर की अवगाहना जितनी आपके औदारिक आदि शरीर की अवगाहना हो सकती है उतनी हो सकती है। तो जगन्य कितनी हो सकती है? अंगुल के असंख्यात भाग। सबसे छोटी अवगाहना बताई थी ना अभी कल परसों, सूक्ष्म गोदिया लब्धय पर्याप्त की, तीसरे समय में, वो भी बिना मोड़े वाली गति से आकर जन्मा हो, शायद कुछ ऐसा है, तब उसके सबसे सूक्ष्म अवगाहना बनती तीसरे समय में, और उत्कृष्ट अवगाहना होती है केवली समुद्घात के समय में, लोक प्रमाण। इसकी स्थिति माने कारवाण शरीर की स्थिति, माने कर्म कब तक रहेंगे उसके साथ, अभव्य और अभव्य संभव्य। ये अभव्य संभव्य कौन से थे कि हैं तो भव्य लेकिन कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। इन जीवों की अपेक्षा से कारमाण शरीर की स्थिति अनादि अनंत है, अनादि काल से तो है हमारे पास और अनंत काल तक रहेगा, अभव्य जीव की अपेक्षा, और अभव्य सम भव्य जीव की अपेक्षा। लेकिन भव्य जीव की अपेक्षा सादी शांत है, सॉरी, भव्य जीव की अपेक्षा अनादि शांत है, क्योंकि भव्य जीव को भी अनादि से कर्मों का संबंध है, लेकिन अनंत नहीं रहेगा। मुक्ति चला जाएगा तो कारवण शरीर खत्म। कर्म बंध की अपेक्षा जगन्य एक समय का और उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्म की स्थिति बनती है। इस प्रकार यहाँ 5 शरीरों की चर्चा हो गई। अब आगे शिष्य पूछता है कि जैसे औदारिक शरीर इंद्रिय गोचर है, उसी प्रकार अन्य शरीर इंद्रिय गोचर क्यों नहीं? ठीक है, इसके लिए उत्तर देते हैं, पढ़िए भैया। परम परम सूक्ष्म, आगे आगे सूक्ष्म है, परम परम सूक्ष्म, आगे आगे के उत्तर उत्तर शरीर यानी औदारिक से वैक्रिय, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कारमान, ये आगे आगे सूक्ष्म सूक्ष्म है। पढ़िए आगे। 36वें सूत्र में जो 5 शरीर बताए थे उनमें से औदारिक शरीर सर्वाधिक स्थूल है, इससे विक्रिय शरीर विशेष स्थूल है, इससे आहारक शरीर अधिक स्थूल है, इससे आप कहाँ से पढ़ भैया? हाँ जी भैया, आप कहाँ से पढ़ रहे हो? जो हमने स्क्रीन शेयर की उसी से पढ़ रहे हो ना? हाँ हाँ, दोबारा पढ़ो, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म, सूक्ष्म ऊपर स्थूल तो भैया, औदारिक शरीर सर्वाधिक स्थूल है, उसके बाद सूक्ष्म है, उसके बाद जो वैक्रियक शरीर है वो उससे सूक्ष्म है, आहारक शरीर और सूक्ष्म, तेजस शरीर अत्यधिक सूक्ष्म, कारमान शरीर सर्वाधिक सूक्ष्म है, इसलिए इंद्रिय गोचर नहीं है। आगे 37वें सूत्र में प्रतिपादन से कोई ऐसा समझेगा कि आगे आगे के शरीर अधिक अधिक सूक्ष्म होने से इनमें प्रदेश परमाणु भी अल्प अल्प ही होंगे। इस समझ को दूर करने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं। देखिए, किसी को ऐसा लगेगा कि आगे आगे के शरीर सूक्ष्म हो रहे हैं, तो उनमें जो उनके प्रदेश हैं
परमाणु है वो भी कम कम हो रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, परमाणु बढ़ रहे हैं लेकिन शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म हो रहा है। उसका कारण क्या है कि बंधन का सघनपना। जैसे 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, क्या अंतर है कि लोहे में वो फैलाव नहीं है, ठीक है, और रुई में फैलाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके जो बंधन है वो थोड़ा सा विरल है, और लोहे के जो परमाणुओं का बंधन है वो सघन है। आप समझ रहे हैं? ये बंध की विशेषता के कारण आगे आगे के शरीरों में परमाणुओं की संख्या अधिक होने पर भी वो सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं। चलिए, इसके लिए सूत्र नंबर 38 कहते हैं, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। प्रदेश तो संख्ये गुणम, देखिए ये अवग्रह का निशान होता है, ये जो बना है ना एस के आकार का, इसको कहते हैं अवग्रह। ये अ का सूचक है, ठीक है, लेकिन आप इसको अलग से बोलेंगे नहीं, क्योंकि संधि की है। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बोलेंगे आप कि प्रदेशतः असंख्ये गुणम, लेकिन संधि कर दी इसकी तो हम बोलेंगे प्रदेश तो संख्ये गुणम, ठीक है, वो अलग से पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये इसमें अगर्भित है, ऐसा समझना। प्राक मैंने पहले, तेजस यानी तेजस शरीर के पहले पहले प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात असंख्यात गुने, यानी औदारिक शरीर के जितने प्रदेश हैं वैक्रियक शरीर में उससे असंख्यात गुने अधिक प्रदेश हैं। वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर में असंख्यात गुने अधिक प्रदेश हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा तेजस से पहले पहले, तो तेजस से पहले हो गया औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इनमें असंख्यात असंख्यात गुना बढ़ रहे हैं। पढ़िए भैया। स्क्रॉल कर दीजिए भैया, ये पढ़ लिया? ये स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ ये पढ़िए। पढ़ लिया? ये पढ़िए। हाँ ये आपने पढ़ लिया। प्रदेश की अपेक्षा तेजस के से पूर्व असंख्यात गुणे हैं। ये पढ़िए। अच्छा, दिख नहीं रहा क्या? हाँ वो स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये सबसे नीचे वाली लाइन। हाँ ये पढ़ो। एक प्रदेश परमाणु की अपेक्षा असंख्यात गुणम, असंख्यात से रहित असंख्यात गुणे प्राप्त। चलिए, आपने चश्मा नहीं लगाया है। हाँ चश्मा मिला नहीं भैया, अभी देख रहा था, यूज नहीं करता ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसे रहता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देखो, प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य माने संख्या से रहित, यानी असंख्यात गुणे, प्राक तेजसात, तेजस से पहले तक। पढ़िए भैया। तेजस से पहले तक, तेजस से पहले तक के शरीर में औदारिक से लेकर आहारक शरीर पर्यंत असंख्यात असंख्यात गुणे प्रदेश है। यहाँ पिछले सूत्र से परम परम पद की अनुवृत्ति है। कर्माण पर्यंत का निषेध करने के लिए प्रक तेजस्त पद का प्रयोग है। देखिए, नहीं तो आप यह है कि सभी शरीर असंख्यात असंख्यात गुने अधिक हो रहे हैं प्रदेश, इसलिए उन्हें कहना पड़ा प्राक तेजसात, यानी तेजस से पहले तक के, यानी आहारक तक के। ठीक है, आगे पढ़िए। भाव यह है कि औदारिक में जितने परमाणु हैं उनसे असंख्यात गुने परमाणु वैक्रिय शरीर में हैं, इनसे असंख्यात गुने परमाणु आहारक शरीर में हैं। प्रश्न, यदि इनमें आगे आगे असंख्यात गुणे प्रदेश हैं, तब फिर इनमें उत्तर उत्तर सूक्ष्मता कैसे है? इनमें तो विशेष विशेष स्थूल होना चाहिए। प्रश्न समझ में आ गया? चलिए पढ़िए उत्तर। इनमें आगे आगे स्थूलता नहीं है, सूक्ष्मता ही है। इनके बंधन का ऐसा ही विशेष स्वभाव है
जैसे खींचकर चबाकर किसी वस्तु को बांधने पर वह छोटी हो जाती है हो तथा नहीं जाती, ढीली हो बांधने नहीं जाती, छोटी दिखाई देती है। छोटी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है तथा ढीली बांधने पर बड़ी दिखाई देती है। रुई का पिंड बड़ा दिखाई देता है परंतु वजन कम है। लोहे का पिंड छोटा दिखाई देता है परंतु वजन अधिक है। इसी प्रकार आगे आगे के शरीरों में परमाणु की अधिकता होने पर भी बंधन की विशेषता से सूक्ष्मता है। अब शिष्य पूछता है कि तेजस और कारमान के प्रदेश समान हैं, यहाँ इनमें भी कुछ विशेषता है। इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आप बताइए, 5 शरीरों के नाम कौन बताएगा? सूत्र सुनाए तो बहुत अच्छा है, सूत्र से याद रहेगा आपको। सुनाइए जिसको भी याद हो। भैया क्या पूछ रहे हैं आप? शरीर कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेदों के नाम। अच्छा, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमान। ठीक है, सबको याद है ना? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमन। ठीक है, कारमन, माँ पे आ का डंडा नहीं है, कारमन। कारमण। हाँ। अब ये बताइए, कौन सा शरीर सबसे सूक्ष्म है? कारमण। तेजस नहीं, कारमान। कारमान, हाँ। कारमन कारमण। शरीर सूक्ष्म है। कितनी इंद्रियों से हमें कौन सा शरीर दिखाई दे सकता है? औदारिक। औदारिक और वैक्रिक और आहारक भी दिखाई दे सकता है? नहीं, नहीं, वैक्रिक और आहारक अपने को इंद्रिय गोचर नहीं है, लेकिन औदारिक ही दिखाई देगा। वैक्रिक भी इंद्रिय गोचर नहीं है भैया। इंद्रिय गोचर नहीं है, लेकिन देव चाहते हैं तो आपको दिखाई दे सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये है। मतलब कोई देव हमारे सामने आए और वो चाहे कि हम उसे देख लें तो दिख जाएंगे, वो नहीं चाहे तो नहीं दिखेंगे। हाँ हाँ, तो ऐसे कैसे फिर, मतलब तो फिर वैक्रिक दिख सकता है या नहीं? वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, अभी कहा ना इसमें कि इंद्रिय गोचर नहीं है वो चारों शरीर। तो आप फिर प्रश्न ये होगा कि पंच कल्याणक में जो देव आते हैं वो तो किसी को दिखाई नहीं देते होंगे। इतने सारे देव आते हैं ना पंच कल्याणक मनाने भगवान का, गर्भ कल्याणक, जन्म होता है जन्म महोत्सव मनाने आते हैं। ठीक है, और प्रश्न ये भी है भैया, जब वो वैक्रिक हैं तो फिर वो दिखते ही कैसे हैं? देखो ऐसा है, वो वैक्रिक शरीर का तो स्वरूप ऐसा है, वो सूक्ष्म है। लेकिन देव तो आपके सामने, कोई मनुष्य का रूप बना के भी आपके सामने आ सकता है अपनी विक्रिया से। ये तो उसकी शक्ति है ना। तो भैया जब वो मनुष्य का रूप बनाएगा तो फिर वो औदारिक हो जाएगा? नहीं, औदारिक देखो, वो तो कुछ भी बना सकता है पुद्गलों के द्वारा, वो औदारिक रूप भी बना लेगा, लेकिन उसके कारण ऐसा नहीं माना जाएगा कि कोई उसका शरीर औदारिक हो गया। वो सारी उसकी विक्रियाएं, माने वो चील भी बन जाए, हाथी भी बन जाए, घोड़ा भी बन जाए। ठीक है ना, ये उनकी समझ लो जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि उनके पास विशेष शक्तियां हैं, ये उसके द्वारा कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम एकांत ऐसा मानेंगे तो फिर बड़ी अव्यवस्था ठहरेगी। तो भैया दिखेगा तो वो हमें तभी ना कि जब वो वैक्रिक ना रहे, मतलब जब वैक्रिक और ये आहारक, तेजस, कारमण हम देख ही नहीं सकते, तो फिर जब वो हमें दिख रहा है तो उस समय तो वो जो मतलब जो उसने अपनी विक्रिया बनाई है वो तो औदारिक होती होगी, तभी तो देख पाएंगे हम। इस बारे में ना कह नहीं सकता, क्योंकि कहीं अपने पढ़ने में नहीं आया, पहले कभी इस एंगल से सोचा भी नहीं, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है, तभी वो दिखाई देता है, स्थूलपना उसमें होता है कुछ, तभी अपने इंद्रियों का विषय बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। हम एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते अब क्या व्यवस्था रहती है, क्योंकि जब नहीं पता तो ना कहना ठीक है, कहने में गलत हो सकता है। तो भैया जरूरी थोड़ी ना वो शरीर ही बनाए, क्या पता वो कोई निर्जीव वस्तु बन जाए, ऐसा भी हो सकता है।
जैसे महल की विक्रिया ले लें, हाँ कुछ भी ले हाँ, सकते हैं। ऐसा है। जो समोशरण की रचना होती है ना, वो कहते हैं कि उसमें इंद्र के, क्यों ऐसे ही है, इंद्र के प्रदेश लगते हैं, क्योंकि उसकी विक्रिया से बना है समोशरण। जो देव है ना, उसकी विक्रिया से बना है, इसलिए अरंतर मुहूर्त में चेंज होता है। वो भी तो विक्रिया है उसकी। अच्छा, अब ये बताइए, कौन कौन से शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात असंख्यात गुने बढ़ रहे हैं, और क्रम भी बताना है आपको। कौन से शरीर से कौन से शरीर में असंख्यात गुने अधिक हैं, बताइए। भैया अभी तो भैया बताया है औदारिक ना, से औदारिक वैक्रियक से में वैक्रिक। बोलो बोलो। और वैक्रियक से आहारक में। और आहारक से बस तेज में नहीं है, अभी नहीं बताया। अभी नहीं, नहीं बताया है। कितने कितने प्रदेश अधिक अधिक हो रहे हैं, असंख्यात असंख्यात गुने अधिक। लेकिन आगे आगे वाला शरीर सूक्ष्म होता जा रहा है। ठीक है, अब आगे पूछना है कि आपने तेजस और कारमान का तो बताया नहीं कि उनमें समान रहते हैं, असंख्यात गुणे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते। तो उसके लिए अगला सूत्र, अनंत गुणे परे, परे माने उसके आगे के अनंत अनंत गुणे बढ़ते हैं। आहारक से अनंत गुणे प्रदेश किसके हैं, तेजस के, और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश किसके होंगे, कारमण। कारमान। देखिए कारमण ऐसे लिखा है आपके सामने, कारमण। ठीक है, हम कारमान गलत बोलते हैं, कारमण है। पढ़िए भैया। इन दोनों में अनंत गुणे प्रदेश हैं, अंत से रहित अनंत है। इससे इससे गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल अनंत गुणा है। परे पहले से बाद वाले यहाँ प्रदेशत्व पद की पिछले सूत्र से अनुवर्ती है। भाव यह है कि आहारक शरीर से अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर में और उससे अनंत गुणे परमाणु कारमान शरीर में है। हाँ जी, और ये दोनों शरीरों का अप्रतिघातपना कहते हैं। पढ़िए भैया, अप्रतिघाते। अप्रतिघाते, यह प्रतिघात रहित है। किसी मूर्तिक वस्तु का अन्य मूर्तिक वस्तु से रुकना प्रतिघात है, इसका प्रतिघात नहीं है, यह अप्रतिघात है। तेजस और कारमान शरीर किसी से रुकते नहीं हैं, अतः अप्रतिघाती हैं। जैसे लोहे के पिंड में अपने सूक्ष्म परिणमन के कारण अग्नि प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार तेजस और कारमान शरीर वज्र पटल आदि में भी प्रवेश कर जाते हैं। इनसे रुकते नहीं हैं, क्योंकि यह अप्रतिघाती है। देखिए, प्रतिघात मैंने होता है उसका रुकना। किसी अन्य मूर्तिक वस्तु से कोई दूसरी अन्य मूर्तिक वस्तु रुक गई तो इसको हम कह रहे हैं प्रतिघाती है। ठीक है, वैसे प्रतिघात का मतलब नष्ट होना भी होता है, छूटना भी होता है, लेकिन यहाँ प्रकरण के हिसाब से प्रतिघात का मतलब एक मूर्तिक वस्तु से दूसरी मूर्तिक वस्तु का रुक जाना। ये बताओ, तेजस और कारमान शरीर मूर्तिक है कि अमूर्तिक है, कौन बताएगा? अमूर्ति क्या भैया? है भैया अमूर्ति मूर्तिक होने होंगे चाहिए, ना। है तो पुद्गल। वो अमूर्तिक किसका? होंगे भैया। अच्छा प्रश्न पूछ लिया फिर तो मैंने। हाँ, अभी बीच में भाभी जी ने बताया सही जवाब कि ये भी मूर्तिक हैं, भले ही अपने इंद्रिय गोचर नहीं हो रहे, लेकिन है तो पुद्गल ना। पुद्गल तो मूर्तिक ही होता छू नहीं सकते भैया, छू नहीं सकते ना हम उन्हें। है, ऐसा नहीं है। छू सके चाहे ना छू सके, लेकिन उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो है, हम नहीं छू पा रहे। ये हमारी सामर्थ्य की कमी है, क्योंकि उनका परिणमन सूक्ष्म हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना
कि मूर्तिक दो तरह के हैं। एक तो ऐसे मूर्तिक जो हमारे इंद्रिय गोचर हैं, लेकिन जिनका सूक्ष्म परिणमन होता है वो मूर्तिक होने पर भी इंद्रिय गोचर नहीं होते। जैसे कर्म के परमाणु हैं, ये तेजस शरीर के परमाणु हैं, वैक्रियक शरीर के परमाणु हैं, है तो पुद्गल। 6 द्रव्यों में से एक पुद्गल मूर्तिक है, बाकी 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। ठीक है, तो चलिए। भैया आहारक शरीर नहीं, मतलब आहारक शरीर का प्रतिघात हो सकता है? ये प्रश्न जैसे अभी इसमें आगे आ तेजस रहा है, अभी आगे आ रहा है, क्योंकि चारों ही सूक्ष्म है, अटकते तो नहीं है। लेकिन फिर दो को ही क्यों लिया, तेजस और कारमान को? अभी वो प्रश्न आगे आ रहा है। अच्छा देखो, जैसे लोहे के पिंड में अग्नि के परमाणु प्रवेश कर जाते हैं ना, अग्नि भी मूर्तिक है, अग्नि भी पौद्गलिक है। ठीक है, तो ये भी मूर्तिक और अग्नि भी मूर्तिक, लेकिन अग्नि के परमाणुओं का सूक्ष्म परिणमन होने से वो लोहे के गोले में प्रवेश कर जाते हैं, तभी तो लोहे का गोला एकदम गर्म हो जाता है। तो इसी प्रकार तेजस और कारमान शरीर, कोई पहाड़ हो, पत्थर हो, वज्र हो, पटल हो, कुछ भी हो, उनमें रुकेंगे नहीं, आर पार हो जाएंगे। ये अप्रतिघाती है। अगला प्रश्न। इस प्रकार से तो वैक्रिय और आहारक शरीर भी इसी से रुकते नहीं हैं, अतः अप्रतिघाती हैं। उत्तर पढ़िए। उत्तर उत्तर यहाँ संपूर्ण लोकाकाश में नहीं रुकने की अपेक्षा अप्रतिघाती पना कहा है। जैसे तेजस और कार्मण शरीर समस्त लोक में अप्रतिघाती है, उस प्रकार वैक्रिय आहारक नहीं है। आहारक शरीर का गमन तो 2.5 दी पर्यंत ही है, इससे अधिक नहीं है। देवों में वैक्रिय शरीर का भी 10 नाड़ी पर्यंत ही गमन है, इससे आगे नहीं है, अतः इनके अप्रतिघातीपना है। विक्रिय और आहारक शरीर नहीं नहीं, इनके प्रतिघात पना है, किस किस के? वैक्रियक के और आहारक के। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे आगे नहीं जा सकते। जैसे आहारक शरीर है, वो 2.5 द्वीप के आगे नहीं जा सकता, तो इसका मतलब प्रतिघाती है, अड़ गया, उसके आगे नहीं जाएगा। देवों का त्रसनाली के आगे नहीं जा सकता, त्रसनाली के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन तेजस और कार्बन वो संपूर्ण लोकाकाश में कहीं भी गमन करे, प्रतिघात नहीं होता। लेकिन इनका प्रतिघात हो जाता है, वैक्रियक और आहारक का। तो इसलिए वैक्रियक और आहारक शरीर सर्वत्र प्रतिघाती नहीं है, अपनी लिमिट तक तो अप्रतिघाती हैं, लेकिन सर्वत्र अप्रतिघाती नहीं है। अपनी लिमिट से बाहर जाती वो प्रतिघाती है। समझ में आया शालू? इसलिए उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया। हाँ जी, आगे। वैक्रिय और आहारक शरीर सर्वत्र अप्रतिघाती नहीं है, अतः यहाँ उनका ग्रहण नहीं किया। अब शिष्य पूछता है कि इन दोनों शरीरों में इतनी ही विशेषता है या कुछ और भी? इसके उत्तर में और भी विशेष बताने के लिए सूत्र कहते हैं। दोनों शरीर की बात चल रही, कौन से दोनों? कार्मण और तेजस। कार्बन और तेजस। तेजस और कार्बन। हाँ, तेजस का पढ़िए अगला सूत्र। अनादि संबंधे च, इन दोनों का संबंध कब से है, तेजस और कार्बन का? अनादिकाल से, क्योंकि सभी जीवों के अनादि से है। इन दोनों का संबंध अनादिकाल। जैसे औदारिक, विक्रिय, आहारक, ये 3 शरीर मिलते रहते हैं और छूटते रहते हैं, सदा एक ही नहीं रहते हैं, उस प्रकार तेजस और कार्बन नहीं है। ये दोनों तो संसार का क्षय होने पर्यंत सभी दशाओं में सदा काल जीव के साथ ही रहते हैं। इन दोनों का संबंध अनादि से है। च पद कहने से यह अर्थ भी फलित होता है कि यह दोनों शरीर कथनचित सादी संबंध रूप हैं। जैसे वृक्ष के बीज वृक्ष से बीज उत्पन्न होते हैं, उन बीजों से दूसरे वृक्ष उत्पन्न होते हैं,
उन वृक्षों से पुनः अन्य बीज उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कार्य कारण रूप अनादि सनातन की संतान की अपेक्षा यह अनादि संबंध रूप है। परंतु जिस बीज से यह वृक्ष उत्पन्न हुआ है, इस वृक्ष के यह बीज बना है, इस वृक्ष से यह बीज बना है, इस प्रकार विशेष की अपेक्षा से शादी संबंध रूप है। उसी प्रकार ये भी समझना। देखो इसमें अपेक्षा बता दी कि हम जो कह रहे हैं ना अनादि है, तो कथनचित शादी भी है। अनादि इसलिए कह रहे हैं जैसे वृक्ष से बीज उत्पन्न हुआ, फिर उस बीज से फिर वृक्ष उत्पन्न हुआ, फिर उनसे पुनः नए बीज उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार कारण कार्य की अपेक्षा देखें तो वृक्ष की संतान प्रवाह तो अनादि से है। जीव कभी भी कार्माण शरीर से रहित नहीं हुआ, लेकिन वही का वही कार्माण शरीर नहीं है, क्योंकि पुराने कर्म चले गए, नए कर्म बंध गए, फिर वो चले गए, फिर नए बंध गए। इस अपेक्षा देखें तो अनादि के जो कर्म थे वो आज नहीं है। अधिक से अधिक पुराना कर्म हो तो कितना पुराना हो सकता है अपने पास, कौन बताएगा? 70 कोड़ा वेरी गुड। 70 कोड़ा अधिक से अधिक पुराना हो तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उससे पुराना नहीं हो सकता, क्योंकि भैया इसमें एक तो है कि वही के वही तो नहीं है, पर वैसे के वैसे तो हो सकते हैं। नहीं, वैसे के वैसे भी कैसे? मतलब कि जैसे मेरे कोई कर्म उदय में आए कि मेरे को अब जैसे मेरे कर्म उदय में आया, मैं स्त्री पर्याय में लिया मुझे, तो मुझे अब यही की यही तो नहीं मिलेगी, पर ऐसी की ऐसी तो ऐसी पर्याय तो दोबारा मिल सकती है। सेम टू सेम। बस 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 वो ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे पास जो जो कर्म थे वो पुनः पुनः बंध रहे हैं, तो आप ये कहते हो वैसे के वैसे जैसे पहले बंधे थे वैसे बंध रहे हैं, लेकिन वही के वही नहीं। ठीक है ना? तो इस अपेक्षा देखें तो इसको कहते हैं संतान प्रवाह। तो एक क्षण के लिए भी कर्मों से रहित नहीं हुआ, इस अपेक्षा तो अनादि से है। ठीक है, लेकिन निरंतर कर्म अपनी स्थिति पूरी करके छूट जाते हैं, नए कर्म बनते हैं, फिर वो उदय में आते हैं, चले जाते हैं। तो इस प्रकार आना जाना चला हुआ है। तो आज अपने साथ जो कार्माण शरीर है ये अनादि का नहीं है, लेकिन प्रवाह की अपेक्षा देखें तो अनादि से कार्माण शरीर बना ही रहा है, कभी भी एक समय के लिए कार्माण शरीर से रहित नहीं हुए। तो इस प्रकार अपने 5 शरीरों के बारे में विशेष चर्चा हुई है। अब ये जो है ना, ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। सर्वस्य, सर्वस्य माने जो भी संसारी हैं, सब संसारी जीवों के ये दोनों शरीर पाए जाते हैं, तेजस और कार्मण। अब इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। आज अपने कई सारे सूत्र हो गए। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देश हूँ।